अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत गणेशोत्सव के साथ। आज गणेशोत्सव का 9वां दिन है और कल अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की विदाई का शुभ मुहूर्त है। घरों और पूजा पंडालों में बप्पा का स्वागत जितनी धूमधाम के साथ किया गया था, उसी धूमधाम के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विदाई होने वाली है। खासकर इस मौके पर महाराष्ट्र में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। आगे आगे बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं और पीछे पीछे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो इन मूर्तियों का विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ करते हैं और अगले बरस आने की प्रार्थना बप्पा से करते हैं। ऐसे में क्या है मूर्ति विसर्जन का सही तरीका, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तैयारियों पर ये रिपोर्ट देखिए। भक्तों से लेकर विदा बप्पा जाएंगे अपने धाम। भव्य स्वागत के बाद अब आई बप्पा की विदाई की बेला। अगले बरस फिर आने के लिए बप्पा एक बार फिर विदा होने को तैयार है। गणेश चतुर्थी में बप्पा के पधारने की खुशी मनाने के बाद बप्पा के विसर्जन का वक्त अब आ गया है। हर साल की तरह इस बार भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बप्पा की विदाई होती है। भक्त भाव विभोर हैं और बप्पा की भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं। बप्पा आए तो रौनक भी आई। अब वक्त विदाई का है, वक्त गणपति से अगले साल आने का वादा लेने का है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेने का भी है। जिस उत्साह और उमंग के साथ बप्पा की अगवानी हुई थी, विदाई के वक्त भी वही जोश, वही रंग बना रहे, इसकी तैयारियां अभी से की जा रही हैं। मुंबई का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा गणेश पंडाल लालबाग के राजा के दरबार में भी विसर्जन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा सुबह 8 बजे पूरी शान से निकलेगी। विसर्जन की तैयारियां अब लालबाग पर शुरू कर दी गई हैं। लालबाग पर विसर्जन की तैयारियों के तहत जो मन्नत की लाइन है उसको बंद कर दिया गया है। लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे पहुंच तो रहे हैं, मगर ये जो मुख दर्शन की लाइन है उसके तहत उनको अंदर ले जाया जा रहा है। वहीं मुख दर्शन की जो कतार है वो भी आज रात 12 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि लोग भारी संख्या में आना शुरू हो जाएंगे। मगर जो विसर्जन की तैयारियां हैं, ये जो पूरा आप यहाँ ये जगह देख रहे हैं, इस जगह से ही गणपति बप्पा की मूर्त को बाहर ले जाया जाएगा और उसी के अंदर का जो है वो विसर्जन की शुरुआत कल सुबह की जाएगी। लालबाग के राजा का विसर्जन सबसे भव्य होता है। पूरा लालबाग इलाका घुमाया जाता है और उसके बाद गिरगांव चौपाटी जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। जो मन्नत की लाइन है वो तो बंद कर ही दी गई है। रात को 12 बजे जो मुख दर्शन की लाइन है वो भी बंद कर दी जाएगी और कल ही बड़ी खुशी से और थोड़ा सा दिल में दुखद भाव लेकर भगवान श्री गणेश को अपने घर भेजने के लिए सारी तैयारियां यहाँ की जाएगी। जितना भव्य लालबाग के राजा का आगमन होता है, स्वागत में लाखों भक्त उमड़ते हैं, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जाता है। उतना ही दिव्य उनकी विदाई होती है। अगले साल फिर लौट कर आने के वादे के साथ लोग बप्पा को पूरे जोश और जज्बे के साथ विदा करते हैं। माना जाता है कि जब आप गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, या ये कह लें कि स्थूल स्वरूप से निकल करके वो सूक्ष्म स्वरूप में पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी बप्पा को विदा करने के लिए खास तैयारियां की जाती हैं। पुणे में भी इस मौके पर खास इंतजाम किए गए। विसर्जन के दौरान भक्त उत्साह और उमंग से भरे होते हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पुनीत जी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार क्या विशेष तैयारियां हैं। पुनीत जी, जो विसर्जन का जो शोभा यात्रा होती है पुणे की, वो तकरीबन 36 घंटे चलती है, ऐसा ये रिकॉर्ड है। इस बार गणेश मंडलों से जो रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है पुलिस ने, प्रशासन ने, कि आप जरा जल्दी ये सब निपटाए। हम लोग की सीपी के साथ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमारी ऐसी डिसाइड हुई है कि पुलिस प्रशासन को सहकार्य करना है और इस बार
कैसे जल्दी से जल्दी गणेश उत्सव विसर्जन मिरवणूक खत्म होगा। अगले दिन जो 3:30-4 बजे लगता है, 12 बजे के अंदर कैसे विसर्जन खत्म होगा, उसके लिए सब लोग ही आनंद जल्लोष और डिसिप्लिन से मिरवणूक जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बप्पा की विदाई का दृश्य बड़ा मनोरम होता है। गणपति को विदा करने के लिए उनके भक्त भक्ति रस में सराबोर होकर नाचते गाते झूमते नजर आते हैं। 10 दिनों तक अनवरत चली आराधना पूर्ण हो जाएगी। अनंत चतुर्दशी यानी कल गजानन को जल में विसर्जित कर दिया जाएगा। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ गणेश उत्सव अब समापन की ओर है और परंपरा के मुताबिक गणपति का विसर्जन 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी पर किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है बप्पा के विसर्जन का सही विधि विधान। पंडित शैलेंद्र पानी से। प्रतिमा के विसर्जन का तरीका क्या है? इस दिन प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है। अगर आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा, नहीं तो केवल फल ग्रहण करें। घर में स्थापित प्रतिमा का, मूर्ति का विधिवत पूजन करें और पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूर्वा यानी दूब घास जरूर अर्पित करें। इसके बाद प्रतिमा को, मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर मूर्ति छोटी है तो गोद में या सर पर रख करके ले जाएं। अगर बड़ी है तो कई लोगों की सहायता से ले जाइए। प्रतिमा को ले जाते समय जो भगवान गणेश को आपने अक्षत अर्पित किया था, इसे अपने घर में अवश्य बिखेर दें। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के पट्टे वाली घड़ी या पर्स अपने पास में मत रखिए। नंगे पैर ही मूर्ति को ले जाइए और उसका विसर्जन करिएगा। मुंबई पुलिस और बीएमसी ने भी गणपति विसर्जन के लिए खास तैयारियां की हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गिरगांव चौपाटी पर पुलिस और बाकी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, आरसीपी के जवानों की पूरी फौज तैनात की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। हम मुंबई के गिरगांव चौपाटी इलाके में खड़े हैं, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। गाजे बाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ यहां आते हैं और भगवान श्री गणेश को अपने घर भेजते हैं। यहाँ पे उनका विसर्जन किया जाता है। वहीं तैयारियों के तहत यहाँ हर साल हजारों की संख्या में मुंबई पुलिस जो है वो चीजें करती हैं, तैयारियां करती हैं, लोगों को तैनात करती है। मुंबई पुलिस के हजारों जो लोग रहते हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं। अलग अलग जो आप वॉच टावर्स देख रहे हैं वो वॉच टावर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। वहीं जो रैपिड एक्शन फोर्सेस की टीम रहती है वो यहाँ पर तैनात किए जाते हैं। फोर्स 1 जो है वो तैनात की जाती है। वहीं ये जो पूरा जो परिसर आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा गिरगांव चौपाटी का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगाए जाते हैं। तकरीबन 250 से 300 कैमरास जो हैं वो पूरे इलाके का सर्वेलेंस करते हैं। एक कंट्रोल रूम हर साल बनाया जाता है। ये इतना बड़ा कंट्रोल रूम है कि यहाँ पर कम से कम 50 से 60 लोग बैठ सकते हैं और हर एक गतिविधि पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। 2800 ऑफिसर्स और तकरीबन 16,000 हमारे पुलिसमैन पूरे शहर में तैनात रहेंगे। उसके लिए इम्पोर्टेंट जो विसर्जन की जो चौपाटीज हैं वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान किया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट रूट्स है उसको भी हमने कवर किया है। हर इम्पोर्टेंट विसर्जन की जगह पे लाइफ गार्ड है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सीसीटीवी है। उसके साथ साथ रीजनल कंट्रोल रूम, वहाँ पर लोकल कंट्रोल रूम भी हमने बनाया है। ये सब तैयारी मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया। और बात एशियन गेम्स की। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का चौथा दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए शानदार रहा। चौथे दिन भारत ने 2 गोल्ड समेत 8 मेडल जीते हैं और ये दोनों ही गोल्ड अलग अलग शूटिंग प्रतियोगिताओं में आए हैं। इनमें दिन का पहला गोल्ड मेडल दिलाया
मनु भाकर ने, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने, जिन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर में 1759 स्कोर कर चौथे दिन का पहला गोल्ड जीता। इस इवेंट में चीन की टीम 1756 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रही और सिल्वर जीता, जबकि साउथ कोरिया ने 1742 स्कोर के साथ ब्रोंज मेडल पर कब्जा किया। दूसरा गोल्ड भारत की झोली में डाला शूटर सिफत कौर ने। सिफत कौर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 459.6 स्कोर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता। भारत को आज 2 गोल्ड सहित 7 मेडल अकेले शूटिंग इवेंट में ही मिले हैं। मेडल टैली की अगर बात करें तो मेजबान चीन 73 गोल्ड, 40 सिल्वर और 19 ब्रोंज के साथ कुल 132 मेडल जीतकर पहले पायदान पर है, जबकि भारत इस वक्त 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रोंज के साथ कुल 22 पदक जीतकर छठे पायदान पर है। भारतीय एथलीट्स की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ और खेलों में भारत को और पदक मिल सकते हैं। चौथे दिन भारत को 2 गोल्ड दिलाने वाली शूटिंग टीम से बात की मेरे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने। शूटिंग टीम से एक और गोल्ड मेडल और मेरे साथ हैं रिदम ने यहाँ पे बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। गोल्ड मेडल आप देख सकते हैं इनके गले में है। रिदम, शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होता है और सही समय पर अगर शुरुआत हो तो और बेहतर होता है। तो रिदम की शुरुआत शूटिंग में कैसे हुई? बस सर एक दिन शूटिंग रेंज गए और मुझे शूटिंग पसंद आई। बस देखा कि पिस्टल्स थी, गन्स थी तो बहुत पसंद आई, तो बस शुरू कर दिया। आज के इवेंट की बात की जाए तो तीनों ने ही मिलकर ये गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन क्या ये पहले से ही लग रहा था आप लोगों को कि हम जाएंगे इवेंट में तो जो फिनिश होगा वो पोडियम फिनिश ही होगा? ये कॉन्फिडेंस था? सब ऐसे ही होप करके आते हैं कि पोडियम फिनिश लेके आए, कि अपने देश का नाम रोशन करे। तो हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ आए थे कि गोल्ड लेके जाएंगे, गोल्ड लेके जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ सिफत हैं जिन्होंने शानदार परफॉर्म किया। और सिफत, चूंकि हम शूटिंग से ना बहुत ज़्यादा मेडल्स की उम्मीद कर भी रहे थे और उसी लिहाज से आप लोग का परफॉर्मेंस भी आ रहा है, तो क्या इस पूरी टीम ने ये इंडिया में तय कर लिया था कि इस बार हमें जाना है तो भैया नंबर हमारे जो है ना मेडल टैली में ऊपर ही होने चाहिए? सर ये तो तब पता चलता है ना कि जब आप मैच कर रहे हो। तो हमने तो सिर्फ यही इस पे ध्यान दिया था कि हमने अपने प्रोसेस पे ध्यान देना, जो हम ट्रेन कर रहे हैं। मेडल्स उससे आ जाएंगे तो वो आ गए। वहीं तिरंगे का मान बढ़ाने वाली इन बेटियों को देश भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। हर कोई इनकी कामयाबी पर खुश है, जश्न मना रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इन खिलाड़ियों को बधाई दी है। मनु भाकर, ईशा और रिदम ने फिर एक बार भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी हमने इवेंट में देखा कि सिल्वर पे हमारी एक और टीम 50 मीटर में रह गई। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे 10 मीटर टीम में, राइफल में, फिर महिला क्रिकेट ने, फिर जो 41 साल में नहीं हुआ तो हमारी एक्वेस्टेरियन में ड्रेसाज की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और अब मनु भाकर, ईशा और रिदम की इस तिकड़ी ने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है 25 मीटर राइफल शूटिंग में टीम इवेंट में। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और अब एक ऐसी खबर जिसके बारे में जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में हर साल कई लोग सड़क के गड्ढों की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। इनमें कई लोगों की जान तक चली जाती है। खासकर मानसून के सीजन के दौरान सड़कों पर गड्ढे बढ़ जाते हैं और इन गड्ढों को भरने के लिए सड़क निर्माण से जुड़ी सरकारी एजेंसियां वक्त वक्त पर अभियान चलाती हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाती। ऐसा ही एक शहर है लखनऊ, जहां की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोग सड़क के गड्ढों की शिकायत कर सकते हैं और 2 दिन के भीतर ही उसका निपटारा किए जाने का दावा किया जा रहा है। कोई कंप्यूटर पर शिकायतों को मॉनिटर कर रहा है तो किसी को रजिस्टर पर शिकायतें लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये शिकायतें आई हैं यूपी की राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों से, जिनमें लोगों ने लखनऊ की खस्ता हाल सड़कों की शिकायतें इस कंट्रोल रूम में भेजी हैं। इन शिकायतों के साथ गड्ढों की तस्वीरें और उनकी लोकेशन इस टीम तक पहुंचाई गई है। तो एक लोकेशन भेजने से अब भरे जाएंगे लखनऊ की सड़कों पर बने गड्ढे। कुछ यही योजना बनाई है लखनऊ के प्रशासन ने और सेटअप करा है एक कंट्रोल रूम, जहां हम आपको लेकर चलेंगे
इस कंट्रोल रूम में, जहां एक योजनाबद्ध तरीके से सेटअप पूरा किया गया है। आपको कंप्यूटर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर वो स्टाफ दिख रहा होगा जो इन कंप्यूटर्स पर तैनात है। मुद्दा ये है, एजेंडा इनका ये है कि जो भी गड्ढों से दिक्कत है लोगों को, वो सॉल्व किया जाए। लखनऊ की सड़कों से जुड़ी शिकायतें इस कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर और लैंडलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बताया गया है कि इन नंबरों पर बीते 4 दिनों के भीतर ही 150 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं, जिनके समाधान का जिम्मा नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को दिया गया है, जो शिकायतें आते ही फौरन एक्शन में आ गए। अलग रूम है, यहाँ पर सारे अधिकारी तैनात। आइए हमारे साथ, ये देख सकते हैं आप, ये लोक निर्माण विभाग से हैं, एलडीए से हैं और एनएचएआई से भी हैं। यहाँ पर निस्तारण होता है तमाम समस्याओं का। अब यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग फिर? यहाँ पे यही हमारा पूरा सेटअप है। ये हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, सबसे ज्यादा कंप्लेंट हमारी उसी से आ रही है। ये व्हाट्सएप नाम दिखाइएगा किस तरह से लोकेशन यहाँ पर आती है, क्योंकि ये एक कंप्लेंट आ रही है जी कंटिन्यू। अब ये मैं इसको उठाती हूँ। हाँ। तो हेलो हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ जसविंदर सिंह जी बताएं। हाँ, मतलब लखनऊ के लिए कौन लगाई थी? हाँ, ये लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय कंट्रोल रूम से मैं बात कर रहा हूँ। अमर बताइए। जी, मेरा नाम है चौधरी जसविंदर सिंह जी। तहसील में मेरा नाम है चौधरी जसविंदर सिंह, तहसील मिलक, जिला रामपुर, विलेज सिर्रा। हाँ, तो आपने ये लखनऊ नंबर मिलाया है। लखनऊ से संबंधित अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सड़क को लेकर कॉल्स आते हैं वो सभी इस पर आते हैं। कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारियों की ओर से 2 दिनों के भीतर ही इन शिकायतों के निपटारे का दावा किया जा रहा है। ऐसे में इस दावे की हकीकत को जानने के लिए जब गुड न्यूज टुडे की टीम ने कंट्रोल रूम के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने शिकायतों के निपटारे से जुड़ी तस्वीरें पेश की। दो दिन के अंदर हम सारी शिकायतों का निस्तारण कर देते हैं। आपके पास एक लिस्ट भी है, जरा दिखाएंगी? ये हमारे पीडब्ल्यूडी की है। जो हमारी शिकायतें आई हैं तो वो सारी शिकायतों का हमने पहले की फोटो क्या है और उसके बाद काम होने के बाद की फोटो क्या है, वो सारी इस पे आप देखिए। यहाँ पर गड्ढों की फोटो है, यानी कि तस्वीर इनके पास व्हाट्सएप के माध्यम से आई होगी और फिर जब काम हुआ है उसके बाद की तस्वीर है। एरिया का नाम लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट है, ये गड्ढा है, देखिए यहाँ पर इसको फिल किया गया। अब नीचे जरा दिखाइएगा दूसरी रिपोर्ट जो है, दूसरी रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं जो एनएचएआई की है, यानी कि ये रिपोर्ट जो है एनएचएआई की। ये देखिए अभी पैच मरम्मत इनका ये गड्ढे का है, यहाँ पे ये उसके बाद की तस्वीर है। ये भी गड्ढा था, ये सब काम होने के बाद की तस्वीरें हैं। दरअसल हमारे देश में हर साल हजारों सड़क हादसे ऐसे गड्ढों की वजह से होते हैं जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है, जबकि कई लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे में तय समय के भीतर गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए लखनऊ में शुरू की गई ये पहल दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है और सड़क के गड्ढों की वजह से हर साल होने वाले हजारों सड़क हादसों को भी रोका जा सकता है। लखनऊ से समझ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।